हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको लेकर आए सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, भारतीय संविधान के स्रोत। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप आरओ की तैयारी कर रहे हों या एआरओ की तैयारी कर रहे हों या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, ये आपके लिए सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक वीडियो, क्योंकि इस वीडियो हमने सोर्स के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो भी साथ में क्लियर कराए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत की। ठीक है, उससे पहले हम आपको संविधान का थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं। तो देखो, संविधान जो हमारा था बनकर कब तैयार हुआ था, तो हमारा जो संविधान रेडी हुआ था वो 26 नवंबर 1949 के लिए रेडी हुआ था, और जो हमारा अप्लाई हुआ था वो हमारा 26 जनवरी 1950 के लिए अप्लाई हुआ था। ठीक है, जो हमारा मूल संविधान था या बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें कितने आर्टिकल थे, कितने पार्ट थे, कितने शेड्यूल थे। तो हमारा जो बेसिक मूल संविधान था या बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें टोटल 395 हमारे अनुच्छेद या आर्टिकल थे, 22 हमारे भाग या पार्ट थे और 8 शेड्यूल या अनुसूचियाँ थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अमेंडमेंट की, जो संशोधन संविधान में कितने हो चुके हैं। तो संविधान के लिए जो विधेयक पारित किया जा चुका है वो 124 बार किया जा चुका है, और टोटल संविधान में जो संशोधन है वो 105 हो चुके हैं। ठीक है, अगर प्रेजेंट संविधान की बात करते हैं, कितने आर्टिकल, कितने भाग, कितनी अनुसूचियां हैं, तो प्रेजेंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 470 आर्टिकल हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत की। तो भारतीय संविधान स्रोत में इन देशों की काफ़ी भूमिका रही है। ठीक है, नंबर पहला हमारा है भारतीय शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। ये जो एक्ट था हमारे संविधान में, इसकी महत्व काफ़ी, मतलब कि योगदान रहा है, इससे काफ़ी स्रोत लिए गए, लगभग 200 प्लस से ज़्यादा सोर्सेस लिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा इसमें यह है संघीय व्यवस्था। अब संघीय व्यवस्था जिसे फेडरल सिस्टम कहते हैं, तो फेडरल सिस्टम में केंद्र व राज्य के बीच शक्ति व कार्यों का स्पष्ट बंटवारा ही हमारा संघीय व्यवस्था कहता है। कहने का मतलब दो बॉडीज होती हैं, एक सेंट्रल लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर, ये हमारा संघीय व्यवस्था कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं राज्यपाल का कार्यालय। राज्यपाल का जो कार्यालय ऐसा था, जो ब्रिटेन काल का जब समय था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल चलता था, तो उस समय था जो हमारे जो आज स्टेट हैं उस समय प्रांत हुआ करते थे, प्रोविंसेस हुआ करते थे। तो जो प्रोविंसेस जो होते हैं उसका हेड उस समय गवर्नर हुआ करता था, तो यही एडोप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कर लिया था, यही सोर्स। ठीक है, और आज भी हमारे स्टेट का जो हेड होता है वो भी गवर्नर होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ। ठीक है, 3 लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो 3 ये जो शक्तियों की 3 सूचियाँ, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्त सूची है। संघ सूची जिसे इंग्लिश में यूनियन लिस्ट कहते हैं, और राज्य सूची जिसे स्टेट लिस्ट कहते हैं, और जो संवर्त सूची जिसे कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। तो देखो, संघ सूची होती है, इसमें 98 विषय हैं और इस पर कानून बनाने का काम केंद्र सरकार का होता है। और राज्य सूची की बात करते हैं तो इसमें टोटल 58 विषय है जिसका कानून बनाने का काम राज्य सरकार का होता है, जैसे पुलिस पर या भूमि पर या स्वास्थ्य पर। ठीक है, और संवर्त सूची की अगर बात करते हैं तो संवर्त सूची जैसे शिक्षा है, भूमि है, इन पे जो कानून बनाने का काम दोनों का होता है, केंद्र व राज्य का। उसके बाद बात करते हैं आपातकाल उपबंध या इमरजेंसी प्रोविजंस। तो आपातकाल जो होते हैं हमारे 3 होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो सशस्त्र विद्रोह के दौरान लगता है, मतलब जब देश की सरकार का लोग विरोध कर रहे हो सशस्त्र लेकर, ठीक है, तब वो लगता है। वो हमारे आर्टिकल 352 में उसका वर्णन है। ठीक है, अगर हम बात करें राज्य आपातकाल की तो ये हमारा 356 आर्टिकल 356 में इसका वर्णन है, और जो हमारा वित्तीय आपातकाल इसकी बात करें तो ये हमारा 360 अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन है। ठीक है, इसमें जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है, इसमें एक सशस्त्र विद्रोह नाम का जो शब्द है, ये जो हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई ने इसको जोड़ा था। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाई थी 1975 में, तो उन्होंने अशांति के आधार पर लगवाई थी। ठीक है, इस आधार को खत्म करके एक सशस्त्र विद्रोह नाम का शब्द जोड़ा था मोरारजी देसाई ने। ठीक है, उसके बाद करते हैं बात न्यायपालिका का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। तो स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी क्या है, तो आप ये समझिए, यदि आप देश के किसी भी कोने में रह रहे हैं, यदि आपके साथ कोई ऐसी घटना घट रही है, अगर आपको कार्रवाई करानी है, एफआईआर करानी है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, आपको वहाँ पहले कार्रवाई करानी होगी। आपके केस को देखा जाएगा, आपका केस फौजदारी है या दीवानी। यदि फौजदारी केस होगा तो आपका सत्र न्यायालय में रेफर कर दिया जाएगा, यदि आपका दीवानी केस होगा तो आपका जिला न्यायालय में रेफर कर दिया जाएगा।
जो सत्र न्यायालय होता है फौजदारी केस जिसकी क्षतिपूर्ति ना हो सके, जैसे कत्ल है, इन केस की सुनवाई मजिस्ट्रेट करता है। और दीवानी केस जिसकी क्षतिपूर्ति की जाए, जैसे खेत जोत लेना, ठीक है, तो इसकी सुनवाई करता है जज, ठीक है। यदि आपकी दोनों कोर्टों में सुनवाई नहीं होती है तो आप अपनी केवल अपील दे सकते हो हाई कोर्ट में, ठीक है। हाई कोर्ट आपको सर्टिफिकेट देता है, तब आप जाके कहीं सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात आप याद रखें, आम केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं करता। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बड़े केसों की सुनवाई करता है, जैसे राम मंदिर या निर्भया कांड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये भी स्रोत हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है। आपके भारतीय शासन अधिनियम 1935 से सारे सोर्सेस हो गए, एक बार हम इसको रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। पहला था हमारा संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। दूसरा हमारा था राज्यपाल का कार्यालय, गवर्नर्स ऑफिस। तीसरा हमारा जो था शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ, 3 लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और चौथा हमारा था इमरजेंसी प्रोविजंस। और पांचवा हमारा था न्यायपालिका का ढांचा या स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। और छठा हमारा था पब्लिक सर्विस कमीशन या लोक सेवा आयोग, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान की, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं, ठीक है। पहला हमारा संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है, तो सिंपल सी बात है, जहाँ मेन पावर पीएम के हाथ में हो और नामात्र के लिए राष्ट्रपति हो। और यदि जहाँ पर अध्यक्षात्मक या पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, वहाँ पर मेन पावर राष्ट्रपति के हाथ में होती है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं मंत्रिमंडल, मतलब कैबिनेट सिस्टम। तो कैबिनेट सिस्टम क्या है, तो पहले आप ये समझिए, जो मंत्रिमंडल शब्द जो हमारा मूल संविधान मतलब बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसके लिए 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई ने जोड़ा था, ठीक है। पहले ये मंत्रिपरिषद था। तो ये मंत्रिपरिषद क्या होता है, तो मंत्रिपरिषद समझिए, तो जो निम्न सदन होता है, हमारे संसद के 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन होता है। तो जैसे लोकसभा, जो निम्न सदन है, लोकसभा का 15%, मतलब 545 सीटें, इनका 15% 82 हो गया। तो जो 82 जो है हमारे, ये मंत्रिपरिषद कहलाएंगे, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद ये कहलाएंगे। तो मंत्रिपरिषद को 3 भागों में सेपरेट किया गया है। पहला मंत्रिमंडल है, दूसरा हमारा ये है राज्य मंत्री, तीसरा हमारे उपमंत्री होते हैं। तो जो मंत्रिमंडल होता है, इसको मंत्रालय दिए जाते हैं, ठीक है। और जो राज्य मंत्री होते हैं, इन्हीं मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है राज्य मंत्रियों के लिए। उसके बाद ये उपमंत्री होते हैं, जो राज्य मंत्री और मंत्रिमंडल के अंतर्गत काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा सोर्सेस है, संसदीय विशेष अधिकार या पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होता है, जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, वो कभी भी एक दूसरे के सम्मुख नहीं बैठते हैं। जब ये सम्मुख बैठते हैं तो उसे शस्त्र कहते हैं, ठीक है। एक दूसरे के आमने सामने कोई बिल लेकर आते हैं। तो ये जब ये शस्त्र चलता है, ये शस्त्र तीन शस्त्र होते हैं, बजट शस्त्र, मानसून शस्त्र और शीतकालीन शस्त्र होता है। तो जब ये शस्त्र चलते हैं तो उस समय जो एमपीज होते हैं, इनके मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, तो इन्हें विशेष अधिकार ये प्राप्त है, 40 दिन तक इन पर कोई सिविल कार्रवाई नहीं होगी। और 40 दिन, शस्त्र के 40 दिन बाद तक, शस्त्र के 40 दिन पहले कोई भी सिविल कार्रवाई नहीं होगी। सिविल कार्रवाई मतलब भूमि विवाद या शादी का कोई विवाद हो, ठीक है। ये विशेष अधिकार प्राप्त है। उसके बाद बात करते हैं राज्य अध्यक्ष का प्रीतात्मक या नामात्र का महत्व, ठीक है। सिंबॉलिक ऑफ नॉमिनल इंपोर्टेंस हेड ऑफ द स्टेट, राष्ट्रपति का नामात्र का महत्व। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि भारत में राष्ट्रपति नामात्र का महत्व है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं परमाधिकार रिटे। तो परमाधिकार रिटे जो हमारा प्रतिबंधी प्रत्यक्षकरण है या उत्प्रेक्षा है, ये सब हमारा ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया। उसके बाद एकल नागरिकता की बात करते हैं, तो सिंगल सिटीजनशिप। तो सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये है कि भारत केवल एक ही नागरिकता आपके लिए देगा। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हो तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल में अक्षय कुमार को ले लीजिए। उनकी नागरिकता, उन्हें किसी उपाधि में कनाडा की नागरिकता दी गई थी, तो उनको भारत ने उनकी नागरिकता खत्म कर दी थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं द्विसदनवाद। तो द्विसदनवाद का मतलब होता है 2 सदन, 2 बॉडीज होती। तो हमारे सेंट्रल लेवल पर भी 2 बॉडी, राज्यसभा और लोकसभा, और स्टेट लेवल पर भी हमारे 2 सदन है। नंबर 1 विधानसभा, नंबर 2 विधान परिषद होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विधि का शासन। तो रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन का मतलब ये होता है कानून सर्वोपर होगा, ठीक है। एक बार हम आपको इसे रिपीट कराते हैं, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। नंबर पहला हमारा है संसदीय व्यवस्था, नंबर दूसरा हमारा है मंत्रिमंडल, नंबर तीसरा हमारा है
संसदीय विशेषाधिकार। नंबर चौथा हमारा है राज्य अध्यक्ष का प्रीतात्मक या नाममात्र का महत्व। और नंबर 5 में हमारा परमाधिकार रेटे। नंबर 6 हमारा एकल नागरिकता। नंबर 7 हमारा द्विसदनवाद। और नंबर 8 हमारा विधि का शासन। उसके बाद बात करते हैं आगे हम अमेरिका के संविधान के स्रोत के बारे में। ठीक है, तो पहला हमारा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जो हमारे संविधान के भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है। जब हम भाग 3 बताएंगे तो सारे मौलिक अधिकार क्लियर करा देंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उपराष्ट्रपति का पद, द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जिसका आर्टिकल 65 में वर्णन किया गया है। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देखो न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है आप ये समझिए। शासन के कितने अंग होते हैं, तो शासन के 3 अंग होते हैं। ठीक है, 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, पहला हमारा विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा हमारा न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। विधायक का काम होता है कानून बनाना और कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना। और न्यायपालिका उस कानून को देखती है कि इस कानून से किसी नागरिक या नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है। यदि संसद के द्वारा बनाए गए कानून से नागरिकों को या नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इस स्थिति में न्यायपालिका को ये स्वतंत्रता है कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून को खारिज कर देती है। ठीक है, यही न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। उसके बाद बात करते हैं न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्वलोकन का सिद्धांत। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जो हमारा पुनर्वलोकन का सिद्धांत, इसका मतलब यह है कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून का रिव्यू करना, उसकी जाँच पड़ताल करना। उसके बाद बात करते हैं अगला हमारा है सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। ठीक है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये भी हमारा किससे लिया गया है, ये भी अमेरिका से लिया गया है। ये हमारा आर्टिकल 61, आर्टिकल 124 के क्लोज 4, क्लोज 5 और 127 आर्टिकल और 128 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, ये जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाएंगे तो इसको क्लियर करा देंगे। उसके बाद बात करते हैं प्रीएम्बल, जो प्रस्तावना, वो भी हमारी अमेरिका से ही ली गई है। उसके बाद अगला जो हमारा लोक जनहित याचिका, जिसे पिल कहते हैं। तो लोक जनहित याचिका का मतलब ये है कोई पीड़ित नागरिक है यदि कोई याचिका देने में असमर्थ है तो किसी अन्य नागरिक द्वारा उसकी याचिका दायर कराई जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं यथोचित विधि प्रक्रिया। ठीक है, जिसे सम्यक प्रक्रिया भी कहते हैं, प्रक्रिया विधि भी कहते हैं, उचित प्रक्रिया विधि कहते हैं। ठीक है, तो ये यथोचित विधि प्रक्रिया समझिए। उससे पहले आपको ये जानना है कि जो जापान का संविधान है उससे हमारी ली गई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसे प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में हम आपको कंपेयर करके बताते हैं। देखो, जहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है जिन देशों में, जैसे इंग्लैंड में है, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, कानून का जो प्रोसीजर होता है कानून बनने का, जैसे कानून कैसे बनता है, पहले भी कोई बिल किस में लाया जाता है, लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता, तब वो एक लॉ बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर को चेक करती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और यथोचित विधि प्रक्रिया जिन देशों में होती है तो वो संसद की मंशा को भी चेक करती है। हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने कानून लाई, संसद एक कानून लेकर आए कि 2 गिलास पानी पीना सबको अनिवार्य है, तो लोकसभा में पहले लोकसभा में ये बिल गया, फिर राज्यसभा में गया, उसके बाद ये एक्ट बन गया, राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, अब विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया वो ये देखेगी कानून का प्रोसीजर सही है कि लोकसभा में गया, फिर राज्यसभा में गया, ठीक है, फिर राष्ट्रपति के पास गया। मगर जो यथोचित विधि प्रक्रिया वो मंशा चेक करेगी क्या कि जो कानून बनाया, प्रोसीजर तो चेक करेगी, साथ में मंशा चेक करेगी। अब मंशा गलत निकलेगी तो कानून को खारिज कर देगी। अब आप ये समझिए कि क्या 2 गिलास पानी पीना ये कानून है, सपोज कर रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल दिया, तो ये गलत है, ये मंशा संसद की गलत है, तो इस कानून को खारिज कर देगी। ठीक है, उसके बाद बात करें जर्मनी के संविधान से कौन सा स्रोत लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकालीन के समय, जो आपातकाल होता है उस समय आपके जो मौलिक अधिकार है उनका निलंबन हो जाएगा। ठीक है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, कुछ लोगों को ये लगता है कि आपातकाल के जो प्रोविजंस हैं वो हमारे जर्मनी से लिए गए हैं, नहीं, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन ये जो स्रोत है वो हमारा जर्मनी से लिया गया। जापान का संविधान, तो जापान के संविधान से क्या लिया गया है हम आपको बता चुके हैं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। उसके बाद बात करते हैं रूस या सोवियत संघ। तो सोवियत संघ के संविधान से कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं, तो पहला हमारा मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, ठीक, जिसे फंडामेंटल ड्यूटी या फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारे संविधान के भाग 4 का के आर्टिकल 51 का में जिसका वर्णन किया गया है। उसके बाद बात करते हैं प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, जो हमारी प्रीएम्बल है जिसमें न्यायिक आदर्श जो विषय जोड़ा गया है, जो शब्द जोड़ा गया है वो हमारा रूस से ही लिया गया है, जिसे इंग्लिश में जुडिशियल आइडियल इन द प्रीएम्बल कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं, तो इससे लिया गया है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, जो हमारा अफ्रीका से लिया गया। उसके बाद अगला इसमें यह है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। उसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से पहला हमारा संवर्त सूची,
समवर्ती सूची जिसे कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, जिसमें 52 विषय होते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकती है। उसके बाद अगला है व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान है, जिसे प्रोविजन रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड एसोसिएशन जिसे कहते हैं, ठीक है। ये भी हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट। संयुक्त बैठक क्या होती है आप ये समझिए। देखो, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जब कोई कानून लाया जाता है तो आपको पता है पहले लोकसभा में आता है, फिर राज्यसभा में कोई भी विधेयक आता है। उसके बाद जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है वह कानून बन जाता है। यदि लोकसभा में कोई कानून लाया जाए और राज्यसभा द्वारा उस कानून के लिए रख लिया जाए या रोक लिया जाए या संशोधित करके वापस दे दिया जाए या लोकसभा उसे स्वीकार ना करे, ठीक है, तो इस स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। तो इस गतिरोध को रोकने के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। ये आपका क्लियर होगा। उसके बाद बात करते हैं, अगला है फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया। तो फ्रांस के संविधान से पहला हमारा गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जिसे रिपब्लिकन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। रिपब्लिकन सिस्टम का मतलब यह है कि जनता के द्वारा शासक बने वहाँ का या राजा बने, यही हमारी गणतंत्रात्मक व्यवस्था होती है, ठीक है। उसके बाद अगला है इस प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का सिद्धांत, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेंटलिटी, ठीक है। ये भी हमारा कहाँ से लिया गया है, ये हमारा फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो उसमें कनाडा के संविधान से कौन कौन से स्रोत लिए गए, तो कनाडा के संविधान से पहला हमारा है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। अब सशक्त केंद्र क्या है, पहले आप ये समझिए। जो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, इसका मतलब ये होता है राज्यों से मिलकर देश बनना, ठीक है, या ये नहीं कि राज्य मिलकर देश बनाए, ठीक है। हमारा देश में क्या सशक्त केंद्र है कि केंद्र खदेड़ कर राज्यों को लाता है, अपने में मिला लेता है। जैसे 1975 में किसी सिक्किम को मिलाया था, ठीक है। और जो और देश है जैसे अमेरिका, तो अमेरिका में क्या है कि राज्य जो मिलकर देश बनाते हैं, राज्य कोई भी चाहे कभी भी अलग हो सकता है देश से, उसे स्वतंत्रता है, क्योंकि वहाँ पर पूर्ण रूप से संघीय व्यवस्था है, ठीक है। वहाँ में राज्य और केंद्र का एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं होता, स्वतंत्र कोई भी उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमारे यहाँ अर्ध संघीय व्यवस्था है, यहाँ पर हर बात में सेंटर आगे होगी। राज्य में भी देख लो, राज्य का अगर हेड बनाया जाता है तो सेंटर के हिसाब से बनता है, ठीक है। उसके बाद अगला ये हमारा जो इसमें है शक्तियों का वितरण या अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, विजिटिंग ऑफ रेजुअल पावर इन द सेंटर, ठीक है। अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, इसका मतलब ये होता है जैसे जब हमारे जो विषय दिए थे संघ सूची, संवर्त सूची या राज्य सूची थी, तो इसमें जो विषय दिए थे उसमें जो और आगे चल के जैसे अब साइबर क्राइम का बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया, तो साइबर क्राइम उस समय नहीं था, उस समय इस पर कानून बनाने का हक किसी को नहीं दिया गया था। तो अब जो अवशिष्ट जो बने उन पर कानून केंद्र बनाएगी, ना कि राज्य बनाएगी, ठीक। यही जो हमारा प्रोविजन है, ठीक है, जो हमारा कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया है। उसके बाद है राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा। तो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा, सेंट्रल अपॉइंट ऑफ गवर्नर इन द स्टेट, ठीक है। ये भी हमारा कहाँ से लिया गया है, ये हमारा कनाडा से लिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र के हाथों में राष्ट्रपति करता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा है, ठीक है, संघात्मक व्यवस्था, ठीक है, एसोसिएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये भी हमारा कहाँ से लिया गया है, ये हमारा कनाडा से लिया है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय की परामर्श एवं न्यायिक निर्णय, ठीक है, जिसे एडवाइजरी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ठीक है। ये भी हमारा कहाँ से लिया गया है, ये हमारा कनाडा से लिया गया है, ठीक है। आपके संविधान के जितने भी स्रोत हैं वो हमने विद कॉन्सेप्ट आपके लिए कंप्लीट करा दिए। आपको हमारी अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार की इंटरेस्टेड वीडियो आपके लिए हम लाते रहें, ठीक है।